सोचिए एक ऐसी जगह की जहां जहां सूरज ढलते ही हर घर का दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कसकर बंद कर लिया जाता है। बाप रे, अंदर से? मतलब एक तरह से लोग खुद को कैद कर लेते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये ताले किसी चोर या लुटेरे से बचने के लिए नहीं लगाए जाते। ये ताले लगाए जाते हैं एक एक 50 साल पुराने राज को बाहरी रखने के लिए। ओह, तो मतलब खतरा कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। सही कहा। आज की हमारी इस गहन पड़ताल में हम कुछ ऐसे ही बंद दरवाजों को खोलने जा रहे हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि खौफनाक घटनाएं सिर्फ सुनसान हवेलियों या अंधेरे खंडरों में घटती हैं, है ना? हाँ, मतलब जो जगह देखने में ही डरावनी लगती हैं, तो हम पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। वही तो। कोई डरावनी जगह पहली नजर में ही अपनी असलियत बता देती है। लेकिन लेकिन भीमरपुर नाम के एक छोटे से गांव का जो वृत्तांत हमारे पास है ना, वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा, तो भीमरपुर में ऐसा क्या अलग है? ये गांव एक गहरे दोहरे व्यक्तित्व का शिकार है। मतलब एक तरह की स्प्लिट पर्सनालिटी कह सकते हैं इसे। दिन के उजाले में ये इतना सामान्य है कि किसी को शक तक न हो। खेतों में काम करते किसान, बच्चों की हंसी, एकदम परफेक्ट ग्रामीण जीवन। हाँ, मतलब जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, एक आदर्श गांव। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही शाम का धुंधलका छाता है, यहाँ की हवा में कुछ ऐसा घुल जाता है जो सीधे हड्डियों को कंपा देता है। एकदम खौफनाक सन्नाटा। देखिए, दिन और रात के बीच का ये जो विरोधाभास है ना, ये असल में मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा रूपक है। मनोविज्ञान का? वो कैसे? असल में जब हम किसी जगह के इस तरह के दोहरे चरित्र को देखते हैं, तो वो केवल कोई भौगोलिक या मौसमी बदलाव नहीं होता। वो समाज के सामूहिक अवचेतन का अक्स होता है। सामूहिक अवचेतन मतलब पूरी कम्युनिटी का छिपा हुआ सच। बिल्कुल। दिन का उजाला उस नकाब की तरह है जिसे समाज दुनिया के सामने पहनता है, सब कुछ ठीक होने का दिखावा। और रात का सन्नाटा वो असली चेहरा है, वो दबा हुआ सच है जो अंधेरा होते ही बाहर आ जाता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब वो सन्नाटा शांति का नहीं है? एकदम नहीं। वो सन्नाटा एक ऐसे खौफ का है जैसे कोई अदृश्य ताकत हर इंसान की आत्मा को टटोल रही हो। वो एक डर है जो उन्होंने खुद पाला है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद सिर्फ एक रहस्यमयी या डरावनी कहानी के पन्ने पलटना नहीं है। भीमरपुर के इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में जो खौफ है, हम उसे डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक तथाकथित प्रेत या भूत के पीछे सामाजिक न्याय या सामूहिक अपराध बोध के कौन से जटिल समीकरण छिपे होते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में हमारा नजरिया तय करेगा एक बहुत ही अहम किरदार, जिसका नाम है राघव। राघव असल में गांव का ही एक युवक है जो शहर से उच्च शिक्षा लेकर वापस लौटा है। अच्छा, तो वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जो इन सब चीजों को शायद एक अलग नजरिए से देखता होगा। एकदम सही। उसके लिए गांव के ये सारे भूत प्रेत के किस्से, ये शाम होते ही दरवाजे बंद करने की रस्में, ये सब महज एक अंधविश्वास और अज्ञानता का प्रतीक हैं। मेरी राय में राघव का किरदार इस वृत्तांत में एक उत्प्रेरक, मेरा मतलब है कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट? मतलब वो बदलाव लाने की कोशिश करता है? हाँ, क्योंकि देखिए, हर बंद समुदाय में जहाँ कोई पुराना राज दफन होता है, वहाँ यथास्थिति बनाए रखने की एक गहरी लालसा होती है। लोग सवाल नहीं पूछते। क्योंकि उन्हें डर होता है कि जवाब शायद और भी भयानक हो। बिल्कुल सही। जवाब उस डर से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं जिसके साथ वे रोज जी रहे हैं। तो चलिए इस गांव के ठीक बीचों बीच चलते हैं, जहां से सारा खौफ पनपता है। गांव के मध्य में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का पेड़ है। ओह, पीपल का पेड़। हमारी लोक कथाओं में अक्सर ऐसे पेड़ों का बहुत जिक्र होता है ना? हाँ, और पूरे गांव की ये अटल मान्यता है कि रात के अंधेरे में इसी पेड़ के नीचे से उस प्रेत का जन्म होता है। जो विवरण हमारे पास है वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। क्या होता है वहां रात में? रात के सन्नाटे को चीरती हुई कभी किसी के सिसकने की आवाज आती है, कभी एक बेहद ठंडी और भयानक हंसी गूंजती है, तो कभी कोई मदद के लिए चीख रहा होता है। बाप रे, सिर्फ सुनकर ही डर लग रहा है। हाँ, लेकिन सबसे खौफनाक बात सिर्फ आवाजें नहीं है। हर कुछ दिनों में गांव से कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? मतलब कोई सुराग नहीं मिलता उनका? कोई सुराग नहीं। और ये दहशत तब अपने चरम पर पहुंच जाती है जब एक रात राघव के ठीक पड़ोस में रहने वाला एक छोटा बच्चा अचानक गायब हो जाता है। ये तो बहुत दुखद है।
देखिए, यहाँ आकर ये पूरी स्थिति एक दार्शनिक बहस से निकलकर एक बहुत ही जमीनी और व्यक्तिगत संकट में बदल जाती है। हाँ, मतलब पहले तो राघव के लिए ये सब सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास था, एक थ्योरी थी। बिल्कुल। जब तक खतरे का असर किसी और पर होता है, तब तक इंसान उसे एक कहानी की तरह देखता है। लेकिन लेकिन जब वो खतरा आपकी अपनी दहलीज पार कर लेता है ना, तब एक अमूर्त डर एक बहुत ही ठोस त्रासदी बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। पड़ोसी के बच्चे का गायब होना वो बिंदु है जहां अज्ञानता के साथ शांति से जीने का विकल्प ही खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि अब आप मुंह फेर कर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल नहीं। और राघव की प्रतिक्रिया भी ठीक ऐसी ही होती है। जब तक बात गांव के दूसरे हिस्सों की थी, राघव शायद चौपाल पर बैठकर बस तार्किक बहसें कर रहा था कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता, वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन बच्चे के गायब होने के बाद उसके भीतर का संशय और एक अजीब सी बेचैनी उसे एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। वो तय करता है कि वो खुद उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा। बाप रे, सीधे खतरे के सामने। हाँ, वो इस डर की जड़ को खोदना चाहता है। ये फैसला मुझे किसी हॉरर फिल्म के उस क्लासिक दृश्य की याद दिलाता है, जहां मुख्य किरदार बिना किसी हथियार के सीधे उस अंधेरे तहखाने में उतर जाता है जहां से डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। हाँ, और दर्शक चिल्ला रहे होते हैं कि वहां मत जाओ। बिल्कुल वही फीलिंग। तो राघव अपने बचपन के दोस्त मोहन से साथ चलने को कहता है, लेकिन मोहन, जो खौफ से बुरी तरह कांप रहा है, वो साफ इनकार कर देता है। मोहन का क्या कहना था? मोहन का जवाब होता है, वहां जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। देखिए, मोहन का वो इनकार किसी एक व्यक्ति की कायरता नहीं है, वो एक पूरे समाज के मानसिक पंगुपन का सीधा प्रदर्शन है। मानसिक पंगुपन? मतलब डर ने उन्हें सोचने समझने के लायक ही नहीं छोड़ा। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे फियर ऑफ द अननोन या अज्ञात का डर कहते हैं। जब डर एक निश्चित सीमा पार कर जाता है, तो वो लोगों की सवाल पूछने की क्षमता को ही खत्म कर देता है। तो मतलब मोहन और बाकी गांव वालों ने बस मान लिया है कि गायब होना एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। हाँ, जैसे कोई तूफान या भूकंप हो जिसे टाला नहीं जा सकता, बस छिपकर बच सकते हैं। लेकिन राघव का वो कदम, आधी रात को लालटेन लेकर अकेले उस भुताहा पेड़ की तरफ जाना, मैं सोच रहा था क्या ये सिर्फ एक पढ़े लिखे शहरी युवा का बौद्धिक अहंकार है? आप इसे अहंकार क्यों कहेंगे? मतलब क्या वो सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि गांव वाले बेवकूफ हैं और वो समझदार है, या फिर ये उस घुटन के खिलाफ एक जरूरी विद्रोह है जिसने पीढ़ियों से इस गांव को जकड़ रखा है? देखिए, इसे अहंकार कहना इस कदम की गहराई को कम आंकना होगा। अच्छा, तो आपके नजरिए से ये क्या है? राघव का संशयवाद, उसका जो स्केप्टिसिज्म है, वो दरअसल एक बौद्धिक हथियार है। बदलाव हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां कोई स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस करता है। मतलब अगर वो भी डर जाता तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल। अगर राघव भी डर जाता तो वो भी उसी सामूहिक चुप्पी का हिस्सा बन जाता। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो सिस्टम की खामियों को तब तक नजरअंदाज करता है जब तक चोट उसे खुद न लगे। हाँ, और यहाँ चोट उसके पड़ोसी के बच्चे के रूप में लगी थी। सही कहा। राघव की तार्किक सोच पहले से मौजूद थी, लेकिन बच्चे के गायब होने ने उस सोच को एक सक्रिय विद्रोह में बदल दिया। डर के साम्राज्य को गिराने के लिए तर्क का पहला वार बहुत जरूरी होता है। और ये वार कितना भारी था, ये उस रात की घटनाओं से पता चलता है। रात के ठीक 12 बजे का वक्त है। राघव के हाथ में लालटेन है जिसकी रोशनी हवा में कांप रही है। ओह, माहौल तो बहुत ही डरावना हो गया होगा। बहुत ज्यादा। वो जैसे ही उस पुराने पीपल के पेड़ के दायरे में कदम रखता है, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपना नियम ही बदल दिया हो। बिल्कुल शांत रात में अचानक एक तेज बर्फीली हवा का झोंका आता है। मतलब वो प्रेत अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। हाँ, और उस विशाल पेड़ की शाखाएं इस तरह से फड़फड़ाने लगती हैं जैसे वे किसी गहरे क्रोध में हों। राघव के माथे पर पसीना है, लेकिन वो कदम पीछे नहीं हटाता। ये एक ऐसा क्षण है जहां इंसान का सामना अपनी ही मान्यताओं की सीमा से होता है। वो तर्क और अलौकिकता के बीच की एक बहुत बारीक लकीर पर खड़ा है। बिल्कुल, और तभी वो लकीर धुंधली पड़ जाती है। हवा के शोर के बीच से एक बहुत ही स्पष्ट, दर्द से कराहती हुई आवाज आती है, बचाओ, मुझे बचाओ। बाप रे! तो राघव ने क्या किया? राघव लालटेन ऊपर उठाता है। वहां अंधेरे को चीरते हुए एक आकृति उभरती है। एक औरत जिसके कपड़े तार-तार हैं, बाल चेहरे पर उलझे हुए हैं और माथे से खून रिस रहा है।
ओ, ये तो कोई आम हॉरर कहानी जैसी ही शुरुआत लग रही है। हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है। राघव अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन यहां जो जवाब मिलता है ना, वो किसी भी आम भूत प्रेत की कहानी से बिल्कुल अलग है। अच्छा, उसने क्या जवाब दिया? क्या उसने नहीं कहा कि मुझे शांति चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं, वो आकृति ये नहीं कहती कि वो कोई पिशाच है जिसे खून चाहिए या उसे मुक्ति चाहिए। उसकी लाल चमकती आंखें राघव पर टिक जाती हैं और एक बहुत ही भारी आवाज में वो कहती है, मैं इस गांव की बदकिस्मती हूं। मैं इस गांव की बदकिस्मती हूँ। ये संवाद तो पूरे वृतांत की धुरी है। धुरी है? हाँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि देखिए, वो खुद को एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सजा के रूप में, एक श्राप के रूप में परिभाषित कर रही हैं। मतलब वो किसी बाहरी दुनिया से नहीं आई? बिल्कुल नहीं। वो बता रही है कि उसका अस्तित्व किसी दूसरे लोक से नहीं आया है, बल्कि वो उसी गांव के कर्मों का नतीजा है। वो उनकी अपनी रची हुई बदकिस्मती है। ये बात गहराई तो पैदा करती है। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और एक गहरी आपत्ति उठती है। हाँ, किस तरह की आपत्ति? हम मानते हैं कि ये प्रेत, जिसका नाम गौरी है, वो एक बहुत बड़ी त्रासदी का शिकार हुई है। वो एक पीड़ित आत्मा है, ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ न्याय मांग रही है, तो वो हर रात निर्दोष लोगों को क्यों गायब कर रही है? ये सवाल तो कोई भी पूछेगा। हाँ, यहाँ तक कि वो छोटे बच्चों को भी गायब कर रही है। क्या एक पुराने अन्याय का बदला लेने के लिए आज के उन लोगों को सजा देना जिनका उस अपराध में कोई सीधा हाथ नहीं था, किसी भी तरह से तर्कसंगत ठहराया जा सकता है? मैं समझ सकती हूँ। मतलब ये न्याय कैसे हुआ? ये तो मुझे एकदम अंधा प्रतिशोध लगता है। आपकी ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, और यही बात लोक कथाओं के ढांचे को इतना पेचीदा बनाती है। इस सवाल का जवाब उस घटना में छिपा है जिसने गौरी को ये रूप दिया। अच्छा, तो गौरी के अतीत में ऐसा क्या हुआ था? गौरी के अतीत पर नजर डालना बहुत जरूरी है। वो कोई अलौकिक शक्ति लेकर पैदा नहीं हुई थी। वो इसी गांव की एक बेहद साधारण लड़की थी। समस्या तब शुरू हुई जब गांव के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली जमींदार की नजर उस पर पड़ी। ओ, वही पुराना सत्ता और ताकत का खेल। हाँ, गौरी ने जब उस अनुचित दबाव के आगे झुकने से इनकार किया और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, तो उस सत्ताधारी ने एक खौफनाक साजिश रची। क्या किया उसने? उसने अपनी ताकत और पैसे के दम पर गौरी पर एक झूठा और बेहद संगीन आरोप लगा दिया। और उस झूठे आरोप का जो अंजाम हुआ वो रूह कपा देने वाला है। मैंने पढ़ा इसके बारे में। एक भरे पूरे गांव के बीचों बीच उसी पीपल के पेड़ के नीचे गौरी को जिंदा जला दिया गया। बाप रे, जिंदा जला दिया? हाँ, एक पूरी भीड़ के सामने एक निर्दोष लड़की को राख बना दिया गया। बस यहीं पर आपकी उस आपत्ति का जवाब है कि गौरी निर्दोषों को क्यों सजा दे रही है। कैसे? मुझे अभी भी समझ नहीं आया। देखिए, जब राघव भी ठीक यही सवाल गौरी से पूछता है कि आज के मासूमों की क्या गलती है, तो गौरी का जो जवाब है ना, वो पूरे समाज शास्त्र की नींव हिला देता है। क्या कहा गौरी ने? वो कहती है, गलती सिर्फ उनकी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की। सब डरकर चुप रहे। सब डरकर चुप रहे। हाँ, यहाँ गौरी का गुस्सा सिर्फ उस एक जमींदार पर नहीं है जिसने माचिस की तीली जलाई। उसका गुस्सा उस पूरी भीड़ पर है जो तमाशा देखती रही। ओह, मतलब अगर आप अन्याय होते हुए देख रहे हैं और चुप हैं, तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप उस जुर्म में बराबर के भागीदार हैं। यही बात, इसे सामूहिक जिम्मेदारी या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जब एक ताकतवर व्यक्ति कोई जुर्म करता है, तो वो समाज की चुप्पी को अपनी ढाल बनाता है। जिन लोगों ने गौरी को जलते हुए देखा और अपनी जान या अपनी जमीन बचाने के लिए मुंह फेर लिया, उन्होंने दरअसल उस अन्याय को संस्थागत बना दिया। मतलब उन्होंने उस जुर्म को एक तरह से मौन स्वीकृति दे दी। बिल्कुल। और जो पीढ़ियां बाद में आईं, जिन्होंने उस सच पर पर्दा डाले रखा, उस झूठ को सच मानकर जीते रहे, वे भी उस अपराध को ढोने के दोषी हैं। बाप रे, तो गौरी के नजरिए से उस गांव में कोई निर्दोष है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था एक खौफनाक झूठ पर टिकी है। प्रेत असल में उस गांव का अपना ही दबा हुआ, सड़ा हुआ अंतर्मन है, जो उन्हें भीतर से खा रहा है।
यार ये एक बहुत ही भयावह विचार है कि जिस डर से गांव वाले भाग रहे हैं वो डर कहीं बाहर से नहीं आया बल्कि उनके अपने ही भीतर से पैदा हुआ है। एकदम सही। और ये एहसास राघव को भी होता है और यही समझ इस वृत्तांत को अपने सबसे असाधारण मोड़ पर ले जाती है। हाँ, क्योंकि राघव का अगला कदम बहुत अप्रत्याशित होता है। बिल्कुल। राघव उस खौफनाक परछाई के सामने खड़ा होकर भागता नहीं है, नहीं वो कोई तंत्र मंत्र पढ़ता है, वो एक सौदा करता है। एक भूत के साथ सौदा। हाँ, एक ऐसा सौदा जो किसी भी आम डरावनी कहानी में नहीं होता। वो गौरी की लाल आंखों में सीधे देखता और कहता है, अगर मैं तुम्हें न्याय दिलाऊं तो क्या तुम इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दोगी? क्या बात है, ये तो बहुत हिम्मत का काम है। हाँ, और ये सुनकर माहौल में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। गौरी की आंखों में जो एक अंधा क्रोध था ना, उसकी जगह सदियों पुराना एक गहरा दुख ले लेता है। वो इस वादे को स्वीकार कर लेती है और उस रात की आंधी थम जाती है। राघव का ये कदम बहुत ही साहसिक है। वो समझ गया है कि ये कोई भटकती आत्मा नहीं है जिसे डराकर या मंत्रों से भगाया जा सकता है। तो फिर क्या है ये एक ऐसी फाइल है जिसे बंद कर दिया गया था और अब उसे दोबारा खोलकर सही फैसला सुनाने की जरूरत है। हाँ, मुझे तो ये पूरा दृश्य एक बहुत ही इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा की तरह लगता है। कोर्टरूम ड्रामा, वो कैसे? कल्पना कीजिए एक ऐसी अदालत की जहां मुकदमा 50 साल पुराना है। जो वादी है, जो न्याय मांग रहा है, वो कोई इंसान नहीं, एक प्रेत है। ओह, बहुत दिलचस्प एनालॉजी है ये, है ना? और जो जूरी है वो पूरा का पूरा गांव है। वही गांव जिसने दशकों पहले बिना किसी सबूत के सिर्फ एक ताकतवर आदमी के डर से गलत फैसला सुनाया था। और राघव यहाँ कौन है? राघव अब उस जूरी के सामने खड़ा एक ऐसा वकील है जिसे हर हाल में वो फैसला पलटना है। ये उपमा इस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से समझाती है। देखिए, कानूनी अदालतें सबूतों पर चलती हैं, लेकिन सामाजिक अदालतें अंतरात्मा पर चलती हैं। बिल्कुल। यहाँ न्याय किसी जज के हथौड़े से नहीं आना था, बल्कि एक पूरे समुदाय के सामूहिक पश्चाताप से आना था। तो अगली सुबह भीमरपुर का दृश्य बहुत तनाव से भरा हुआ होता है। राघव पूरे गांव को उस चौपाल पर इकट्ठा करता है। क्या लोग उसकी बात सुनने को तैयार थे? शुरुआत में बिल्कुल नहीं। वो बिना किसी झिझक के गौरी की वो असली कहानी सबके सामने रखता है, जिसे दशकों से दफना दिया गया था। भीड़ की प्रतिक्रिया वही होती है जो हमेशा किसी कड़वे सच के सामने होती है, इनकार। हाँ, लोग इतनी आसानी से अपनी गलती कहाँ मानते हैं। वही तो, लोग फुसफुसाते हैं, राघव को मानसिक रूप से बीमार घोषित करने की कोशिश करते हैं। कोई भी अपनी आरामदायक अज्ञानता से बाहर नहीं आना चाहता। तो फिर बदलाव कैसे आया? इस पूरे ड्रामे में एक ऐसा क्षण आता है जो सब कुछ बदल देता है। गांव की भीड़ में से एक बेहद बुजुर्ग आदमी, जो शायद उस पुरानी घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा होगा, वो कांपते कदमों से आगे आता है। ओह। तो वो चश्मदीद गवाह था। हाँ। उसकी आंखों में आंसू हैं और आवाज लड़खड़ा रही है। वो भरी सभा में कहता है, हाँ, जो ये लड़ता कह रहा है वो सच है। हमने डर और अपने लालच में आकर एक निर्दोष लड़की को मार डाला था। बाप रे। उस बूढ़े आदमी का वो एक वाक्य दशकों से खड़े उस झूठ के किले को ताश के पत्तों की तरह ढा देता है। बिल्कुल, एकदम सन्नाटा छा गया होगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं है, ये पूरे समाज की एक बहुत बड़ी मानसिक सर्जरी है। मानसिक सर्जरी? हाँ। आमतौर पर ऐसी कहानियों का अंत कैसे होता है? किसी तांत्रिक द्वारा भूत को बोतल में बंद करने या कोई विशेष हवन करने से, है ना? हाँ, जो कि एक बहुत ही आसान और मुझे लगता है बाहरी समाधान है। एकदम सही। लेकिन यहाँ असली समाधान, असली शुद्धि, या जिसे हम कलेक्टिव एक्सोर्सिज्म कह सकते हैं, वो किसी जादुई मंत्र से नहीं हुआ। तो वो कैसे हुआ? ये शुद्धि हुई है सच को स्वीकार करने से, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी लेने से। जब वो बुजुर्ग व्यक्ति आगे आकर सच बोलता है तो वो असल में उस डर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है जिसने गांव को पंगु बना रखा था। ये इस बात का प्रमाण है कि अन्याय के घाव तभी भर सकते हैं जब सबसे पहले ये माना जाए कि घाव दिया गया था। बहुत सही बात कही आपने। बिना स्वीकार किए तो इलाज हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और इस कबूलनामे के बाद जो होता है वो और भी महत्वपूर्ण है। गांव वाले सिर्फ सच मानकर चुप नहीं बैठते, वे पश्चाताप के रूप में उसी पीपल के पेड़ के पास गौरी की याद में एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत जेस्चर है। हाँ, वे सामूहिक रूप से वहां जाकर माफी मांगते हैं। और ये मंदिर ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है,
ये एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी यानी संस्थागत स्मृति का प्रतीक है। ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। बिल्कुल। ये इस बात का स्थायी प्रमाण है कि इस गांव से एक बार एक भयानक भूल हुई थी और उन्होंने कसम खाई है कि वे दोबारा ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। ये उनके प्रायश्चित का भौतिक रूप है और इसका असर उस रात साफ दिखाई देता है जब राघव अपना वादा पूरा होने के बाद वापस उस पीपल के पेड़ के पास जाता है। हाँ, वो दृश्य बहुत शांतिपूर्ण है। उस रात कोई आंधी नहीं है, कोई खौफनाक आवाजें नहीं है, हवा में एक अजीब सा सुकून है। तो क्या गौरी वहां आती है? हाँ, गौरी की आकृति फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई खून या उलझे हुए बाल नहीं है। वो शांत है। उसे उसका न्याय जो मिल गया। बिल्कुल। वो राघव की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे कह रही हो कि तुमने अपना वादा निभाया, और फिर वो धीरे धीरे वहीं हवा में विलीन हो जाती है। वाह, एक बहुत ही संतोषजनक अंत। हाँ, इसके साथ ही भीमरपुर का वो खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जो लोग गायब हुए थे उनके बारे में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये तय हो जाता है कि अब से कोई नया व्यक्ति गायब नहीं होगा। मतलब दिन का भीमरपुर और रात का भीमरपुर अब एक हो जाते हैं। एकदम सही। देखिए, ये समापन इस बात को स्थापित करता है कि सच में ही एक मुक्तिदायक शक्ति होती है। अंधेरा तभी तक डराता है जब तक उसमें छिपी चीज का आकार हमें पता नहीं होता। जब सच सामने आ जाता है तो प्रेत अपना वजूद खो देते हैं। क्या बात है। लेकिन ये कहानी इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अच्छा, अभी भी कुछ बाकी है क्या? हाँ, बिल्कुल अंत में एक ऐसा बारीक विवरण है जो दिमाग में लंबे समय तक अटक कर रह जाता है। बताया जाता है कि आज भी इतने सालों बाद जब रात के सन्नाटे में कोई अकेला व्यक्ति उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो क्या होता है? कोई आवाज आती है? हाँ, उसे हवा में घुली हुई एक बहुत ही मध्यम कांपती हुई सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज डराती नहीं है, चीखती नहीं है, ये बस एक बात फुसफुसाती है। सच हमेशा सामने आना चाहिए। सच हमेशा सामने आना चाहिए। ये फुसफुसाहट अतीत से आ रही कोई डरावनी गूंज नहीं है। तो ये क्या है? ये भविष्य के लिए एक निरंतर चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि न्याय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पा लिया तो वो हमेशा रहेगा। इसे हर पीढ़ी को बचाकर रखना पड़ता है। और यही वो बिंदु है जहां ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। हाँ, वो सवाल क्या है? जब कोई इंसान अंधेरे में किसी परछाई को देखकर डरता है, या जब किसी समाज में किसी पुरानी हवेली, किसी पेड़ या किसी खंडहर को लेकर खौफनाक किंवदंतियां बुनी जाती हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या वो सच में कोई बाहरी अलौकिक शक्तियां हैं या फिर कुछ और, या फिर वो उन समुदायों द्वारा, उन समाजों द्वारा दफनाए गए कुछ भयानक सच हैं जो जमीन फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? अगर हम भागने के बजाय वहीं रुककर उस डर की आंखों में आंखें डालकर पूछें कि तुम यहां क्यों हो, तो शायद सामने कोई राक्षस न मिले। हाँ, शायद वहां एक ऐसा सच खड़ा मिले जिसे आजाद होने के लिए सिर्फ एक आवाज की दरकार हो। बिल्कुल, क्योंकि सच को मिट्टी के नीचे दबाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कभी खामोश नहीं किया जा सकता।